हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल राघवेंद्र क्लासेस पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मैपिंग ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मानचित्र के बारे में, और इसी में हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट पर्वत की और पूर्वी घाट पर्वत की। आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं पूर्वी घाट पर्वत। कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं पश्चिमी घाट पर्वत। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पश्चिमी घाट की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और अगर आप पूर्वी घाट की सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप बने रहें। अन्यथा आप पहली वीडियो देखें। जितनी भी वीडियो मैंने डाली है वो सारी की सारी वीडियो अगर देख के आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, चीजें अच्छी तरह आपकी क्लियर होगी चलेंगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे हम पूर्वी घाट की। देखो, मैंने आपको कई क्लासेस में बता दिया है कि जो भारत का ये साउथ वाला हिस्सा है, जिसको आप कुछ ऐसा मैप ड्रॉ करते हो, इसी भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसी भारत को पठारीय भारत कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो पेनिसुला कहा जाता है। कई बातें मैंने आपको बताई थी। जिस भी तरफ या जिस भी भूमि के तीन तरफ पानी होता है वो भूमि आपकी प्रायद्वीप कहलाती है। इसीलिए अगर बात करें भारत की इस वाली डायरेक्शन को, जिसको आप पूर्व कहते हो, यहां पर आपकी बंगाल की खाड़ी है। बोलो हाँ या ना। बंगाल की खाड़ी यहां पर है। और अगर नीचे अगर आप आओगे, यहां पर बंगाल की खाड़ी, नीचे साउथ में आओगे दक्षिण में तो यहां पर इंडियन ओशियन है, और इस तरफ आओगे तो यहां पर अरब सागर है। बोलो हाँ या ना। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, और एक तरफ पश्चिम की तरफ आपका अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ इलाका या फिर भूखंड आपका प्रायद्वीप कहलाता है, और इसी हिस्से को इसलिए प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, मैं बता चुका हूं। उसके बाद जो यहां पर ये वाली डायरेक्शन है, जो अरब सागर की तरफ की जो लोकेशन है, जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, अरब सागर की तरफ जो दिशा है भारत की, इस दिशा को आप पश्चिमी दिशा कहते हो, या पश्चिम में स्थित है। ये पश्चिम में है। और ये जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो आपकी शाखा है, जो आपकी ब्रांच है, या जो आपकी लोकेशन है बंगाल की खाड़ी की तरफ, इसी को आप भारत की पूर्वी दिशा कहते हो, या फिर ईस्टर्न कहते हो। इसको आप क्या कहते हो? वेस्टर्न कहते हो। तो यहां पर जो पर्वत है, अरब सागर की तरफ जो पर्वत है, वो पर्वत आपका क्या कहलाएगा? आप एक बार बता सकते हैं कि वो पर्वत सर आपका कहलाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। घाट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पानी से लगा हुआ इलाका घाट भी कहलाता है। तो ये वाला जो इलाका है इस तरफ, इसको आप पश्चिमी घाट बोलते हो। क्या बोलते हो? पश्चिमी घाट बोलते हो। और जो आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो लोकेशन है, जो घाट है, उसको आप क्या कहते हो? उसी को आप कहते हो पूर्वी घाट पर्वत। क्या कहते हो इसको? आप इसी को पूर्वी घाट कहते हो। ये आपका पूर्वी घाट है। तो बंगाल की तरफ या बंगाल की खाड़ी की तरफ जो भारत का तट लगता है उसको आप पूर्वी घाट पर्वत कहते हो, और जो अरब सागर की तरफ लगता है उसको आप पश्चिमी घाट कहते हो। पश्चिमी घाट के बारे में मैं कल पढ़ा चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट देखो, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया बात बातों में कि जो आपका पश्चिमी घाट है वो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट छापा, इसमें मैंने कोई कट आपको नहीं दिखाया। जबकि जो आपका पूर्वी घाट है वो मैंने आपको कटा छटा छाप के दिखाया है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि जो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है, जो स्लोप है, वो आपका पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ है। देखो ऐसे है ढाल। कोई नदी अगर यहां से निकलेगी, पश्चिम दिशा से निकलेगी, तो क्या वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी क्या? बोलो हाँ या फिर ना। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल जाएगी। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत आपको दिखाई दे रहा है उसका ढाल आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो अलग अलग दिशा में जाती हैं, और साथ साथ पहुंच जाती हैं लास्ट में आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ। और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो ये आपका पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट नदियों के द्वारा काट दिया गया है। इसीलिए आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा घाट कटा छटा घाट है, यानी कि उसको या फिर उसकी पहाड़ियों को नदियों के द्वारा काट दिया गया है। आंसर क्या रहेगा? बंगाल की खाड़ी की तरफ जो पूर्वी घाट पर्वत है वो इर्रेगुलर है, कटा छटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं या फिर पूर्व की तरफ जाती हैं, और वो पहाड़ों को काट देती हैं। इसलिए आपका पूर्वी घाट आपका क्या है? कटा छटा है। जबकि आपका पश्चिमी घाट बिल्कुल
आपको स्ट्रेट दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहां से जो आपको क्लियर करनी है वो बात यह है कि कल तो सर आपने ये बताया था कि पश्चिमी घाट कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है, तो आज क्या हमें यह जानने की आवश्यकता रहेगी क्या कि पूर्वी घाट कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है? ये चर्चा कर लेते हैं, देख लें एक बार ध्यान से। देखो कल की क्लास में या उससे पहले की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, यहां पर एक बार छोटा मैप है ये, उसके बाद दोबारा छापेंगे। यहां पर जहां कहीं भी साउथ इंडिया में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आकर मिलते हैं, इस वाले क्षेत्र को आप नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं, जो कि 3 राज्य में विस्तृत हैं। मैंने आपको बताया था, और नहीं भी बताया हो तो मैंने अभी बता दिया आपको कि जहां कहीं भी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर मिलते हैं, इस वाले क्षेत्र को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। और यही नीलगिरी बेटा आपकी 3 राज्यों में विस्तृत है, और वो 3 राज्य हैं आपके कर्नाटक का कुछ हिस्सा, कुछ केरल का हिस्सा और कुछ तमिलनाडु का हिस्सा। इन 3 जगह से मिलकर नीलगिरी हिल्स बनती हैं। और नीलगिरी हिल्स का निर्माण कैसे हुआ? नीलगिरी हिल्स एक माउंटेन नोट है, एक पर्वतीय घाट है। पर्वतीय घाट का मतलब है ऐसे पर्वतों का फ्यूजन, फ्यूजन समझ रहे हो, मिलान, जहां 3 दिशा में पहाड़ियां निकलती हैं, वो पर्वतीय घाट कहलाती है। और ये 3 दिशा में पहाड़ियां आई कहां से? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिल जाने से नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण हुआ। याद रखना, लेकिन नीलगिरी पहाड़ियों को हम कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं कि वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, क्योंकि इनका ज्यादातर विस्तार पश्चिमी घाट की तरफ है। तो नीलगिरी की लोकेशन आपके दिमाग में आ गई होगी। अब यहां से कल जब भी मैंने आपको पढ़ाया हो कि कर्नाटक से एक नदी निकलती है और नीलगिरी की पहाड़ियों से होते हुए वो आपकी यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, नीचे यहां पर आपका श्रीलंका है, और इसी को यहां पर कहते हैं तमिलनाडु में कर्नाटक से आई हुई एक नदी गिरती है, जिस नदी को आप क्या कहते हो? कावेरी। क्या कहते हो? कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि आपकी यहां पर है तमिलनाडु में। पहली बात। उसके बाद देखो क्वेश्चन आएगा, कावेरी नदी कौन से घाट पर अपना पानी गिराती है? पूर्वी घाट पर्वत पर पानी गिराती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद बिल्कुल यहां देखेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक नदी है जिस नदी का नाम है महानदी। उड़ीसा में देखेंगे अगर आप, तो यहां पर महानदी है और यहां पर कावेरी है। अब महानदी देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपके उड़ीसा की, और उड़ीसा में ये नदी कटक नामक जगह पर आती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। माना जाता है जो आपका पूर्वी घाट पर्वत है उसका जो विस्तार है वो महानदी घाटी से लेकर कावेरी नदी घाटी तक है। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ध्यान से पढ़ भी लिया होगा, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी उड़ीसा से शुरू होता है और तमिलनाडु में कावेरी नदी पर आकर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो आपका नीलगिरी की पहाड़ियां इसके बाद शुरू होती हैं, और ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिल जाने से, इनके फ्यूजन से तैयार हुई है। तो आप लिख लें कहीं भी कि आपके पूर्वी घाट का विस्तार क्या है। तो पूर्वी घाट का विस्तार क्या है? महानदी से लेकर कावेरी नदी घाटियों तक इसका विस्तार यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक बार मैप दोबारा छाप लेता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये छोटा मैप है और छोटे मैप में कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये थोड़ा सा बड़ा मैप है और बड़े मैप में कुछ चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, ये अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपका केरल है, और केरल के इस तरफ अगर आप देखेंगे यहां पर आपका तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के ऊपर यहां देखेंगे तो यहां पर आपका आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल ऊपर देखोगे तो यहां पर आपका क्या है? उड़ीसा है। कुछ भारत का मैप ऐसे ही बनेगा। यहां देखेंगे तो यहां आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ा सा प्रॉपर नहीं छाप पा रहा हूं, तो आप देखें यहां पर आपका कर्नाटक है, थोड़ा इस तरफ है कर्नाटक, थोड़ा ऐसे ऐसे यहां पर आपका क्या है? कर्नाटक। तो एक राज्य आपका हो गया तमिलनाडु, एक आपका केरल हो गया, यहां पर आपका आंध्र प्रदेश और यहां पर उड़ीसा। और उड़ीसा में आपने अभी सीखा कि उड़ीसा में आपकी एक नदी है, जिस नदी का नाम क्या है? जिस नदी का नाम है महानदी। और महानदी की घाटियों से लेकर आपकी जो कावेरी नदी है यहां, उस कावेरी नदी तक आपके
पूर्वी घाट का विस्तार है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप ये समझ गए होंगे, आप इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ पहाड़ियां छापते हैं जो पूर्वी घाट पर बढ़ेंगी। वो पूर्वी घाट पर आप ध्यान रखना, उन पहाड़ियों का नाम मैं लिख रहा हूं जो आपके समझ के लिए पेपर में आती हैं। तो पहली यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां बिल्कुल तमिलनाडु में यहां पर एक पहाड़ियां मिलेंगी आपको जिनका नाम है सेवराय। कौन सी पहाड़ियां हैं? सेवराय। क्वेश्चन आता है पेपर में, सेवराय की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? तुरंत आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु में। किस घाट पर है? पूर्वी घाट पर्वत की ये कुछ पहाड़ियां हैं, सेवराय की पहाड़ियां। उसके बाद दूसरे नंबर की आपको याद रखनी है, यहां पर दूसरे नंबर की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में ही जवाडी या फिर जवादी, कई जगह लिखा मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे सेवराय और जवादी की पहाड़ियां भारत के किस राज्य विशेष में है, तुरंत आंसर आपको देना है कि ये आपकी पूर्वी घाट पर स्थित तमिलनाडु की कुछ पहाड़ियां हैं। बोलो हाँ या ना, याद रखना। उसके बाद सेवराय की पहाड़ियां होगी। उसके बाद आपकी और भी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। एक तो आपकी होगी पंचम मल्लाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। सीरू मल्लाई की पहाड़ियां ये आपकी किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो ये कुछ पहाड़ियां बता रहा हूं जो पेपर में आती हैं। सेवराय की पहाड़ियां, जवादी की पहाड़ियां, पंचम मल्लाई की पहाड़ियां और सीरू मल्लाई की पहाड़ियां भारत के किस राज्य विशेष में है? तमिलनाडु राज्य विशेष में यहां पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों के नाम आपको पेपर में पूछेगा। तो आंध्र प्रदेश की कुछ पहाड़ियों का नाम है विशाखापट्टनम, पहाड़ी है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम पर ही एक पीक है या फिर इसी को जिंदगड़ा बोलते हैं, जिंदगड़ा। और जिंदगड़ा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट बोल रहा हूं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या तो विशाखापट्टनम या फिर जिंदगड़ा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी चोटी को आप और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि कई यहां पर पहाड़ियां आपको दिखेंगी, जैसे कि सीतामा कोंडा, पापीकोंडा, ये पहाड़ियां भी आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा और वेल्लीकोंडा, तो आपसे पूछेगा विशाखापट्टनम, जिंदगड़ा, पापीकोंडा, वेल्लीकोंडा पहाड़ियां कहाँ है? ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में फैली हुई कुछ पहाड़ियां यहां पर आपको दिखाई देंगी। उसके बाद उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा राज्य में महानदी के इस तरफ देखेंगे तो यहां पर पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। या तो पहाड़ियां गड़जात की पहाड़ियां हैं या मेघासिनी पर्वत। यहां पर देखो मेघासिनी पर्वत कहां है? तुरंत आंसर आएगा, उड़ीसा में मेघासिनी पर्वत है। उसके बाद यहां आएंगे तो यहां पर उड़ीसा में गड़जात की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? गड़जात की पहाड़ियां हैं, याद रखनी कौन से राज्य में। उसके बाद यहां देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंचा महेंद्रगिरी पर्वत आपके उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका पूर्वी घाट कहां से शुरू होता है, तो आंसर आएगा मेघासिनी पर्वत से, और खत्म कहां पर होता है? सेवराय की पहाड़ियों पर यह खत्म होता है। याद रख लेंगे, बिल्कुल आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद महेंद्रगिरी याद रखना पड़ेगा और आपको जिंदगड़ा भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर तो महाराष्ट्र से नदी निकलती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश जाती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है नदी का? गोदावरी। तो गोदावरी का जो डेल्टा है वो डेल्टा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और गोदावरी कौन से घाट पर जाती है? तुरंत आंसर आएगा, आंध्र प्रदेश घाट पर जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र से ही एक नदी निकलती है जो कि थोड़ा सा कर्नाटक में जाती है, और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश के बाद ये आपकी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो गोदावरी और जो कृष्णा नदी है, ये दोनों की दोनों नदियां आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती हैं, और इनका डेल्टा मर्ज हो गया है। तो कौन सी नदियों का डेल्टा आंध्र प्रदेश में मर्ज हो गया है? आंसर आएगा कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा मर्ज हो गया। और इन्हीं के डेल्टाओं के बीच में
एक झील पाई जाती है जिस झील का नाम है कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू झील। कहां पर पाई जाती है? तुरंत आंसर आएगा आपको, कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा, पापीकोंडा, सीतामाकोंडा, विशाखापट्टनम, नागरी हिल्स, ये कुछ हिल्स हैं। नागरी हिल्स भी लिख लेना बेशक। नागरी हिल्स किस राज्य में है? आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद कर्नाटक राज्य से एक नदी निकलती है, जो नदी आपकी फिर कहां जाती है? आपकी चली जाती है नीलगिरी पहाड़ियों से होते हुए तमिलनाडु में आपकी चली जाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी को कहते हो आप कावेरी। क्या कहते हो? कावेरी नदी कहते हो। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां आपकी इस तरफ आती हैं और इन पहाड़ों को काट देती हैं, इसलिए आपका पूर्वी घाट पर्वत जो है वो कटा छटा आपको दिखाई देता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इन बातों को, जितनी बातें मैंने बता दी, नीलगिरी हिल्स कहां पर है, सेवराई की पहाड़ियां कहां पर हैं, पापीकोंडा, महेंद्रगिरी पहाड़ियां, जिंदगड़ा, विशाखापट्टनम पहाड़ियां कहां हैं, तुरंत आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद जो आपकी गोदावरी और कृष्णा नदी है, जैसे कि एक गोदावरी नदी आ रही है, यहां छापता हूं, एक गोदावरी नदी आ रही है और आंध्र प्रदेश में ये अपना डेल्टा बना रही है, और यहां से महाराष्ट्र से ही कृष्णा नदी आ रही है और कृष्णा नदी भी अपना डेल्टा बना रही है। दोनों की दोनों नदियां आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती हैं, और इन्हीं डेल्टाओं के बीच में यहां पर गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में एक झील पाई जाती है जिस झील का नाम है कोलेरू। और कोलेरू झील एक प्रकार की लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील है। मैंने आपको बता रखा है कि लेगून झील खारे पानी की झीलें होती हैं जो प्राय तट पर बनती हैं समुद्र के पानी से। तो पूछेगा कोलेरू झील किस राज्य विशेष में है? आंसर आएगा कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश में है। किन दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में आती है? तुरंत आंसर आ जाएगा, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच में कोलेरू झील स्थित है। उसी के साथ आंध्र प्रदेश में एक और झील है जिस झील का नाम आपका है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में ही एक झील पड़ती है आपकी पुलिकट। आपसे पूछ लेगा पुलिकट झील भारत के किस राज्य में है या किस घाट पर्वत की तरफ है? तो पूर्वी घाट पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित आपकी पुलिकट लेक स्थित है। याद रखेंगे। और पुलिकट लेक के नजदीक ही भारत के इसरो का एक अनुसंधान केंद्र है जिस केंद्र का नाम है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसी अंतरिक्ष केंद्र से भारत अपने सैटेलाइट और अपनी मिसाइल को लॉन्च करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो चंद्रयान 3 है वो इन्हीं इसरो के अंतरिक्ष केंद्रों से छोड़ा गया था। याद रख लेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया और चंद्रयान 3 चांद पर, साउथ पोल पर कब पहुंचा। याद रखना। आगे जब उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा में भी आपकी एक लेगून झील पाई जाती है। उड़ीसा में भी लेगून झील पाई जाती है जिस झील का नाम है चिल्का। चिल्का लेक भारत में उड़ीसा राज्य में है और चिल्का लेक एक प्रकार की लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील है। याद रखें। और चिल्का लेक खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। वैसे भी सबसे बड़ी है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। लेगून झील है एक। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य विशेष में है? आंसर आएगा उड़ीसा में। और उड़ीसा राज्य के अंदर ही ये लेगून झील पाई जाती है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। और आपकी सहायता के लिए बता दूं कि 1981-82 में भारत ने रामसर ट्रीटी पर साइन किए थे और चिल्का लेक भारत की पहली रामसर साइट भी है। भारत की पहली रामसर सतल कौन सी है? तो भारत की पहली रामसर सतल है आपकी चिल्का लेक। चिल्का लेक और राजस्थान में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों भारत के सबसे पहले घोषित किए गए रामसर सतलों में से एक है जो 1982 में घोषित किए गए थे। चिल्का लेक हो गई। पश्चिमी पूर्वी घाट पढ़ा रहा हूं और पूर्वी घाट की कुछ विशेषताएं मैं आपको यहां पर बता के चल रहा हूं। याद हो जाएंगे, याद हो जाना चाहिए। तो चिल्का लेक याद रखें। उसके बाद कुछ विशेषताएं और बताता हूं। पूर्वी घाट पर्वत पर अगर आप देखेंगे, पूर्वी घाट पर्वत पर यहां देखेंगे तो यहां पर आपको कोई पर्यटन स्थल नहीं मिलेगा इतना ज्यादा। कुछ बच्चे पूछते हैं मेरे से कि गोवा को इतना बड़ा पर्यटन स्थल हम क्यों बना दिए जबकि विशाखापट्टनम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना सरकार ने नहीं सोचा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो आपका पश्चिमी घाट है उस पर जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं।
वो डेल्टा नहीं बनाती हैं तो समुंदर में जो रेत की मात्रा है वो रेत की मात्रा कम है। रेत की मात्रा कम है तो पानी जो है वो पानी नीला रहता है, साफ रहता है। इसीलिए पश्चिमी घाट पर देखेंगे तो ज्यादा आपको पर्यटन स्थल मिलेंगे। जबकि इस तरफ की जो नदियां हैं, जो आपकी पूर्वी घाट पर जो नदियां जाती हैं वो लंबी नदी हैं, वो लंबी नदी हैं तो ये अपने अवसाद वेस्ट प्रोडक्ट लेकर जाती हैं, रेत लेकर जाती हैं और यहां पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, वो डेल्टा एक दलदली क्षेत्र है, जो यहां पर जो पानी होगा बंगाल की खाड़ी का, वो पानी अपने आप में धुंधला पानी है, दलदला पानी है, जिसमें पर्यटन स्थल विकसित नहीं किए जा सकते हैं। यही कारण है, आप ध्यान से देखना कि आप विशाखापट्टनम में, उड़ीसा में दलदली जमीन पाएंगे। क्यों? क्योंकि नदियां डेल्टा बनाती हैं, और जब नदियां डेल्टा बनाती हैं तो इन्हीं दलदली जगह पर आपको ऐसे जीव मिलेंगे जो आपको पश्चिमी घाट पर नहीं मिलने वाले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पूर्वी घाट पर्वत पर मगरमच्छ ज्यादा हैं। इसका कारण क्या है? पूर्वी घाट पर्वत पर जो डेल्टा बनते हैं उनमें मगरमच्छ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मगरमच्छ कीचड़ में रहने वाला एक क्या है, जीव है, जो दलदली क्षेत्र में रहता है, वो कीचड़ वाले पानी में रहना पसंद करता है। यहां पर आपको कछुए मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। उड़ीसा का कछुआ क्षेत्र प्रजनन केंद्र बड़ा फेमस है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बड़े फेमस। क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टाई दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कछुओं के और मगरमच्छ के प्रजनन के लिए एक विशेष परिस्थिति पैदा कर देते हैं, और पश्चिमी घाट पर ऐसी परिस्थिति नहीं पाई जाती है। याद रखें, कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपके साथ साझा की, कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और इन्हीं बातों के लिए आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।